पूज्य गुरुदेव, पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और हमारे इस पतंजलि परिवार में जो जो बहनें अपना पीहर समझकर, अपना मायका समझकर, और पूज्य स्वामी जी महाराज तो स्वयं कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों की दाढ़ी मूंछ वाली माता जी हूँ, तो आप सब बहनों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूज्य दीदी, जिनके मार्गदर्शन में पूरे राष्ट्र में करोड़ों बहनें महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, कई कई परिवारों का मार्गदर्शन कर रही हैं, उनको उबार रही हैं। और वर्तमान समय में जहां ये माना जाता है कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना, महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना, महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना, उस समय में वेद दर्शन उपनिषद से लेकर सारे शास्त्रों की यदि पूरे भारत में सबसे प्रामाणिक विद्वान की बात की जाए तो वो हमारी पूज्य बड़ी दीदी जी हैं। प्राच्य विद्याओं को दोबारा से पुनर्जीवित करने की बात हो तो वो काम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में हो रहा है। और पतंजलि विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग का बहुत यशस्वी नेतृत्व पूज्य दीदी कर रही हैं। अभी हमने, क्योंकि पतंजलि विश्वविद्यालय हमारा कई वर्षों से सेवा कर रहा था, तो अभी एक और बड़ी उपलब्धि मिली है कि पतंजलि विश्वविद्यालय को पूरे देश और मैं कहूं पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों में योग के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया है। नैक जो राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों की पात्रता के लिए मूल्यांकन करती है, उस संस्था ने पतंजलि विश्वविद्यालय को प्रथम बार में नैक A+ की उपाधि दी है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर उसको उत्तीर्ण किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए भी पूज्य दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं तो इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूं कि बड़ी बहन के रूप में, परिवार के बड़े के रूप में हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। मैं पहले यज्ञ नहीं करता था, तो मुझे यज्ञ सिखाने में, योग दर्शन पढ़ाने में पूज्य दीदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने मुझे जोर देकर कहा कि कुछ और आप सारे शास्त्र पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन एक योग दर्शन जरूर पढ़ लें। और मैं ये मानता हूं कि योग दर्शन हम पूरी नहीं पढ़ पाए, यद्यपि हमें तो पूज्य दीदी ने पूरी पढ़ाई, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाए तो 2-4 सूत्र भी यदि हमने पढ़ लिया तो जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसा गहरा हमारा ऋषियों का विज्ञान है। और आज पूज्य स्वामी परमार्थ जी महाराज, जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी के रूप में सेवा करते हैं, फतेहपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से यात्रा प्रारंभ करके आज बहुत यशस्वी नेतृत्व करोड़ों भाइयों का पूज्य स्वामी परमार्थ जी महाराज करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका भी अभिनंदन। और हम तीनों भाई बहन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारी जो यात्रा शुरू हुई थी वो आपकी तरह ही एक शिक्षक के रूप में यात्रा शुरू हुई। पूज्य दीदी, यद्यपि पतंजलि योगपीठ जब नहीं बना था, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के समय से ही आश्रम से जुड़ गई थी, उनको दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में रहने का अवसर मिला, उस समय जुड़ने का अवसर मिला गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते हुए। उनका सौभाग्य रहा है, उनके पुण्य ज्यादा थे तो उनको गुरु से परमपिता परमेश्वर ने पहले जोड़ दिया। हमारे पुण्य थोड़े कम थे तो हम थोड़े से विलंब से जुड़े, लेकिन हम सबके पुण्य हैं, हम तभी यहां तक पहुंचे हैं। इस यज्ञ की समिधा के रूप में चयन होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य दीदी ने जैसे कहा ना कि हमारे जैसी योग्यता के व्यक्ति तो इस भारत के अंदर करोड़ों होंगे, लेकिन सबको इस यज्ञ में समिधा बनने का, सबको सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। सेवा तो उसी को मिलती है जिसका कोई ना कोई पुण्य हो। तो आप भी यहां पर आए हैं तो आपका पूर्व जन्म का कोई ना कोई बहुत बड़ा पुण्य है। पूज्य दीदी, महेंद्रगढ़ जिले में 545 गांव होते थे। दीदी मैं ठीक हूं या गलत हूं? मुझे जितना ध्यान आ रहा है 545 के लगभग थे ना? हाँ, 500 के लगभग। तो उस समय 500 गांवों में पूज्य दीदी का खुद जाना हुआ है 2006, 7, 8 में। पूज्य दीदी ने जैसे आप योग की कक्षा लगाते हैं वैसे योग की कक्षा लगाई है। 7-7 दिन के बहुत से शिविर लगाए हैं, योग संदेश के बहुत से मेंबर बनाए हैं। पूज्य दीदी को स्मरण होगा, मुझे तो ध्यान है, जब हम गांव-गांव जाते थे और योग संदेश के मेंबर बनाकर ग्राम समिति बनाते थे,
हाँ, शिविर 400 से अधिक शिविर पूज्य दीदी ने लगाए हैं। तो ऐसे ही पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज ये 250 लोगों की फतेहपुर में डीएम ऑफिस के बाहर कक्षा लगाते थे, 250 लोगों की। और उस समय मुझे ध्यान है, मैं और पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी फतेहपुर के जब गांव में गए तो कच्चे मकान जो मिट्टी के बने हुए हैं उन गांव में हम आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए उस समय गए हैं। तो आप सब भी हो सकता है आने वाले 5 सालों में कोई ना कोई व्यक्ति केंद्रीय स्तर पर पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सेवा दे रहे हो, ऐसे बहुत से हमारी बहनें यहां से मिलेंगी। देखिए, आप सब यहां पर आए हैं, बस मैं एक आपको दावा करता हूं कि इन 5 दिनों में आपका जीवन बदलने वाला है। और केवल ये जीवन बदलने वाला नहीं है, आपके आने वाले जितने जीवन होंगे वो सब जीवन भी बदलने वाले हैं। अभी आप जब संस्था को देखेंगे, भ्रमण करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पतंजलि कितनी विशाल संस्था है और आपने जो निर्णय लिया है इस संस्था से जुड़ने का, वो आपने कितना अच्छा निर्णय लिया है और भगवान ने आपको किस संस्था के साथ जोड़ा है। आज संस्थाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर ढोंग, आडंबर और पाखंड होता है। पतंजलि योगपीठ एक ऐसी संस्था है जहां किसी भी प्रकार से कोई ढोंग, आडंबर और पाखंड नहीं होता। जितने शाश्वत सार्वभौमिक वैज्ञानिक मूल्य हैं उन्हीं मूल्यों का पालन होता है, उन्हीं सत्यों को यहां पर माना जाता है। कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड नहीं होता। पतंजलि योगपीठ की जब हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति समझता है पतंजलि का अर्थ योग, कोई व्यक्ति समझता है पतंजलि का अर्थ परम पूज्य स्वामी जी, कोई व्यक्ति पूज्य आचार्य जी को पतंजलि समझता है, कोई व्यक्ति आयुर्वेद को पतंजलि समझता है, कोई व्यक्ति पतंजलि चिकित्सालय को पतंजलि समझता है, कोई व्यक्ति देसी घी का प्रयोग करता है तो शुद्ध घी मिलता है तो उसको पतंजलि समझता है, कोई व्यक्ति पेस्ट को पतंजलि समझता है कि दंत कांति नहीं बोलते, दंत क्रांति बोलते हैं, तो उस दंत क्रांति को पतंजलि समझता है, कोई कपाल भाती को पतंजलि समझता है। तो हर व्यक्ति की पतंजलि की परिभाषा अलग है। कोई पतंजलि को बिस्किट समझता है, कोई पतंजलि को गुरुकुल समझता है, कोई पतंजलि को आंदोलन करने वाला समझता है, और कोई कोई व्यक्ति पतंजलि के बारे में यह मानता है कि पतंजलि का मतलब ऐसी संस्था जिसके बारे में लगातार खबरों में कुछ छपता रहता है, जो कुछ ना कुछ पंगा करती रहती है, जिसका नाम खबरों में बना रहता है, जिसको कभी कोर्ट में केस चलता है, कभी रामलीला मैदान में आंदोलन होता है। तो सबकी अलग अलग मान्यता है। पतंजलि इनमें से कुछ नहीं है, और पतंजलि ये सब कुछ है, और इसके अलावा भी पतंजलि बहुत कुछ है। इसका परिचय आज हम प्राप्त करेंगे। देखिए, पतंजलि योगपीठ के अलग अलग आयाम हैं। जैसे एक बड़ा भवन है, एक बड़ी संस्था है, उसमें अलग अलग भवन है, भवनों में अलग अलग कमरे बने हुए हैं, अलग अलग कमरों में अलग अलग अलमारियां हैं। ऐसे ही पतंजलि को हम एक तरफ से देखें तो उसको नहीं पहचान सकते। पतंजलि को यदि पहचानना है तो पतंजलि को समग्रता के साथ देखना पड़ेगा। तो पतंजलि के यदि हम ट्रस्ट की बात करें तो हमारे 6 प्रमुख ट्रस्ट हैं। इनका नाम लिख लीजिए आप, ये आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारा पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है। इसमें योग का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो इसको बड़े स्तर पर करने के लिए बड़े स्थान की आवश्यकता हुई। तो एक बहुत बड़ा स्थान रुड़की हरिद्वार के बीच में लिया गया और पतंजलि योगपीठ के नाम से एक और ट्रस्ट बनाया गया, जिसका 2006 में उद्घाटन किया गया। उसके बाद तीसरा हमारा बड़ा ट्रस्ट है जो संपूर्ण भारत में काम करता है, महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट, जो 2005 से जब से योग शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तभी से भाइयों के साथ साथ बहनें भी सब मिलजुल कर सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया, और विधिवत जिसका रजिस्ट्रेशन हमने बाद में करवाया, लेकिन सेवा का काम जो बहुत पहले से कर रहा है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन से कोई संस्था नहीं बनती। इस देश में जितने रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, 30 लाख इस देश में रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, जिसको अगर हिस्सेदारी की जाए तो एक गांव के हिस्से में 5 आते हैं। और ये जब आंकड़ा देखते हैं तो आंखें फटी रह जाती हैं। एक बार तो यकीन नहीं होता। अभी मोदी जी ने बहुत से एनजीओ बंद किए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी 15-18 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं। वो एनजीओ कहां काम करते हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी रिपोर्ट जरूर होती है, कागज पर जरूर होती है। हमारी पतंजलि का काम ऐसा है जो कागज पर तो 10% होता है और 100% उसका इंपैक्ट धरातल के ऊपर होता है। चौथा हमारा ट्रस्ट है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, जिसकी
जिसका उद्घाटन, जिसका शुभारंभ, जिसका पंजीकरण 5 जनवरी 2009 को हुआ। 5वां हमारा ट्रस्ट है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। योग और आयुर्वेद को हम तो मानते हैं, पूरी दुनिया तभी मानेगी जब हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च की दृष्टि से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया। भारत की 80% आबादी गांवों में रहती है। कृषि के ऊपर गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए, रोग मुक्त बनाने के लिए, सद्भावना युक्त बनाने के लिए, ढोंग आडंबर पाखंड से मुक्त बनाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए, गांव के अंदर स्वावलंबन देने के लिए, गांव के अंदर कुटीर उद्योग लगाने के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट बनाया गया। गोरक्षा करना, गाय के ऊपर अनुसंधान करना, इन सारे उद्देश्यों को लेकर पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट हमारा बहुत बड़ी सेवा का काम कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे ट्रस्ट केवल भारत में काम नहीं करते, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बहुत से ट्रस्ट काम करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी स्वयं दुनिया के 200 देशों के लोग पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और जुड़े हुए हैं। 35 से अधिक देशों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का स्वयं जाना हुआ है, योग आयुर्वेद के कार्यक्रम हुए हैं। और इसमें से जो 5 प्रमुख बड़े देश हैं उसमें तो पतंजलि योगपीठ का अपना ट्रस्ट है, अपना भवन है, अपनी बिल्डिंग है और उसका रजिस्ट्रेशन है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके, अंग्रेजों का देश इंग्लैंड जिसको के नाम से भी जिसको जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम, तो उस यूके में हमारा ट्रस्ट बना हुआ। और कोई केवल छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं है, उस यूके में पूरा एक द्वीप, जैसे अपने भारत में अंडमान निकोबार है, ऐसे ही उनका एक प्राचीन द्वीप पतंजलि योगपीठ के पास है। यूके के अंदर वो अपना ट्रस्ट है। इसी प्रकार से पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएसए बना हुआ है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट कनाडा बना हुआ है, पतंजलि योगपीठ नेपाल बना हुआ है। और नेपाल में तो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के साथ साथ पतंजलि की आयुर्वेद की इकाई लगी हुई है जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग के लिए। और पतंजलि ने नेपाल का सबसे पहला आयुर्वेदिक कॉलेज भी नेपाल में बनाया है। ये नेपाल में पतंजलि योगपीठ की सेवाएं चलती हैं। मॉरिशस में पतंजलि योगपीठ का ट्रस्ट बना हुआ है। और हमारा संगठन जैसे भारत में है, ऐसे ही अनेकों देशों के योग शिक्षक यहाँ पर पतंजलि में आकर, योगपीठ में आकर योग शिक्षक बने हैं हजारों की संख्या में। और इसके साथ साथ पतंजलि योगपीठ की ओपीडी में आए हैं। पतंजलि योगग्राम और निरामयम में ऐसे हजारों की संख्या से विदेशी हैं जो आए हैं योग सीखकर, आयुर्वेद सीखकर प्राकृतिक चिकित्सा का स्वास्थ्य लाभ लेकर गए हैं। ये संस्थान तो आपको कहीं भौतिक रूप से, बिल्डिंग के रूप से, संस्थान के रूप से दिखाई देते हैं। इस देश के 6,38,365 गांवों में, इस देश के 5,000 से अधिक तहसीलों में और इस देश के 600 से अधिक जिलों में हमारे संगठन काम करते हैं। हमारे संगठन से महिलाएं, भाई बहन, युवा, किसान सब जुड़े हुए हैं। और वो सब जुड़कर इसके माध्यम से योग के प्रचार प्रसार का, योग की सेवा का काम करते हैं। तो हमारा पहला संगठन है पतंजलि योग समिति। 2005 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 3000 भाई बहनों को प्रशिक्षण दिया तो यह कहा कि अब मिलकर सब काम करो। और सबने काम करना शुरू किया। उस समय सबसे पहले उन सब भाई बहनों को एक ही नाम दिया गया था, पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। बाद में प्रशिक्षण शब्द हटा दिया और उसके बाद बहनों और भाइयों की संख्या को देखते हुए, बहनों की बड़ी संख्या को देखते हुए हमारा संगठन बनाया गया महिला पतंजलि योग समिति। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के स्थान पर भारत का शासन हो गया, भारत का प्रधानमंत्री हो गया। लेकिन अंग्रेजों से पहले हमारी जो भारतीय व्यवस्थाएं थी, जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों से पहले थी, अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा तो वो शिक्षा व्यवस्था आज भी अंग्रेजों वाली चल रही है। उनका सिलेबस, उनका
अंग्रेजी क्लर्क तैयार करने का जो लॉर्ड मैकाले का षड्यंत्र था वो आज भी चल रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था में, चिकित्सा व्यवस्था में भारत जहां आयुर्वेद का पालन करता था, उस भारत में अंग्रेजों ने एलोपैथी इंट्रोड्यूस की और एलोपैथी को लागू कर दिया था, आयुर्वेद के वैद्यों को नष्ट कर दिया। तो भारत में एलोपैथी की चिकित्सा व्यवस्था चलती है। अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था चल रही है, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था चल रही है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले न्याय व्यवस्था थी या नहीं थी? आज की न्याय व्यवस्था से अच्छी थी या बुरी थी? गांव के अंदर भी आप में से जो थोड़े बड़े व्यक्ति होंगे उन्होंने देखा होगा कि 1966 के आसपास पंचायती राज अधिनियम आया था। उस पंचायती राज अधिनियम से पहले गांव में जो प्रधान होता था वो उचित न्याय करता था, वो कभी भी अन्याय नहीं करता था और मौके पर 2 दिन के अंदर न्याय हो जाता था कि इस व्यक्ति ने चोरी की है या नहीं की। उनके पास पंचायत में जब केस जाता था कि फला व्यक्ति ने उसकी बकरी चुराई है, भैंस चुराई है या जेवर चुराए हैं, तो गांव को पता होता था कि ये चोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता था। और आज न्याय व्यवस्था के नाम पर न्याय किसी को नहीं मिलता, केवल फैसला मिलता है। तो न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की चल रही थी, अभी भी चल रही है। उसके अंदर लगभग मोदी सरकार ने लगभग 1000 से ज्यादा ऐसे कानून जो अंग्रेजों के समय के थे उनको अभी बदला है। ये एक बड़ी विजय हुई है, लेकिन अभी इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे ही कृषि व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की चल रही थी। तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक आंदोलन छेड़ा भारत स्वाभिमान के नाम से कि अब हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, सत्ता परिवर्तन नहीं। सत्ता परिवर्तन तो सत्ता के लोभ में किया जाता है, व्यवस्था परिवर्तन समाज को सुधार करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए संगठन बनाया भारत स्वाभिमान संगठन। भारत के अंदर युवाओं की एक बड़ी संख्या है। भारत के अंदर एक बड़ी संख्या उन युवाओं की है जो 12 से 18 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं। और 12-18 वर्ष की अवस्था में वो जब टीवी देखते हैं तो टीवी के ऊपर जब उनको ये दिखाई देता है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर पहाड़ से कूद सकते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जब उनको शराब के ठेकों का विज्ञापन दिखाई देता है, शराब के ठेकों की चमक दिखाई देते हैं, टीवी में, मीडिया में शराब, सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं, तो वो उसी भोग व वासना को की ओर अट्रैक्ट होकर उसको करने की कोशिश करता है। तो ऐसे युवाओं का जीवन बदलने के लिए, उनको योग से जोड़ने के लिए और संस्कारित बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए हमारा युवा भारत संगठन बनाया गया जो युवाओं के बीच में सेवा का काम करता है। इसी प्रकार से हमारा पतंजलि किसान सेवा समिति संगठन बनाया गया। अभी भी आप देखिए कि भारत में यह माना जाता है कि 60-70% लोग ऐसे हैं जो खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं। पहले किसानी खेती प्राकृतिक खेती होती थी, कुदरती खेती होती थी, किसी प्रकार का यूरिया और जहर नहीं डाला जाता था। लेकिन आज इतना डीएपी, इतना यूरिया, इतना कीटनाशक प्रयोग किया जाता है कि भारत में जितना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक प्रयोग किया जाता है उसको 140 करोड़ से अगर डिवाइड कर दें तो हर व्यक्ति करीब 200 ग्राम हर साल यूरिया, डीएपी और कीटनाशक अपने शरीर के अंदर ले जाता है, जिसमें से कुछ बाहर निकलता है और कुछ तो इतने खतरनाक केमिकल खरपतवार नाशी के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं कि जो एक बार शरीर के अंदर चले जाएं तो शरीर से बाहर नहीं निकलते। मां के अंदर चले गए तो मां के खून से होते हुए गर्भनाल को भी क्रॉस करके वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं और पूरी उम्र बच्चे के अंदर रहते हैं। तो ऐसी किसानों की व्यवस्था में किसान को इतना विदेशी कंपनियों ने जकड़ लिया है कि किसान फसल बोए और अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आए तो भी किसान को उतनी उपज नहीं होती कि जिससे वो जितना बीज में खर्च किया है, जितना यूरिया, डीएपी में, कीटनाशकों में खर्च किया है उतना कर सके। और हरित क्रांति के नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसमें किसान को और गुलाम बना दिया गया, किसान को मजबूत बना दिया गया और हमारा खाना इतना बदल दिया गया कि हम में से हर व्यक्ति को बीमार करने की साजिश की गई। आज हर व्यक्ति बीमार है क्यों? क्योंकि थाली के अंदर जहर मिला हुआ है, रोटी के अंदर जहर है, सब्जी के अंदर जहर है, फल के अंदर जहर है, जो आप एक कोर खाते हैं, निवाला खाते हैं, उसके अंदर जहर मिला हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डीडीटी का। डीडीटी आपने देखी है ना, डीडीटी
जो मच्छर मारने के लिए छिड़काव करते हैं। इसकी जब खोज की गई तो उस खोज करने वाले वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज की तरह प्राइज दिए गए। 1970 में डीडीटी के ऊपर जितने यूरोपियन देश हैं उन्होंने इनके नुकसान को देख लिया और उसके ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन भारत में और अफ्रीका के कुछ देशों में डीडीटी आपको आज भी मिल जाएगी। तो किसानों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अभी इस विषय का समय नहीं है तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन किसानों को कुदरती खेती सिखाने के लिए, प्राकृतिक खेती सिखाने के लिए किसान सेवा समिति के नाम से एक संगठन बनाया गया, जिसका उद्देश्य है कि किसानों को हम गोबर से, गौमूत्र से खेती कैसे करें। घर के अंदर जो वृक्ष होते हैं, नीम के, लहसुन से, करंज के, दूसरे आड़ू के पत्तों से, जैसे ऐसे जो कीड़े मारने का जिनमें प्राकृतिक गुण है, उनके ऊपर रिसर्च करके वो घर के अंदर कैसे इंसेक्टिसाइड बना सकें, पेस्टिसाइड बना सकें, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पतंजलि किसान सेवा समिति बनाई गई। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया संगठन बनाया गया है। तो ये हमारे 7 संगठन हैं। इन संगठनों का जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय है वो राजीव दीक्षित भवन हरिद्वार में है, और ये संगठन भवनों में काम नहीं करते,